तैयारी भारतीय बाजारों के खुलने की प्री ओपनिंग सेशन में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं बाजार स्टॉक सेक्टर पर राय देने के लिए, नवनीत डागा, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल। पहले एशियाई बाजारों पर एक बार नजर डाल लें। अगर आपने अपने टीवी सेट्स बहुत देर से खोले तो एशियाई बाजार दिखा दूं आपको, उसके बाद अमेरिका भी दिखाऊंगा। पहले तो एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, धीमे धीमे अच्छी मजबूती पकड़ रहा है, 35 अंक ऊपर है। जापान 0.5% ऊपर है 70 अंकों की तेजी के साथ। हांगकांग में 1.25% की मजबूती हो चुकी है 250 पॉइंट की, यहां पर मजबूती अब धीमे धीमे बढ़ रही है। और शंघाई यानी कि चीन के बाजार जहां से झटके लगातार लग रहे थे, अब 1.5% मजबूत है। कल देर शाम खबर ही आई थी चीन से कि जो 7% का सर्किट फिल्टर होता है, पहले 5%, 15 मिनट बाद 2%, और अगर दोनों लग गए तो फिर दिन भर ट्रेडिंग बंद। अब ये सर्किट फिल्टर हटा दिया, जिसको बेचना है बेचे, कोई टेंशन नहीं। और इस खबर के बाद चीन के बाजार उछल गए। लेकिन एक बार आपको अमेरिका भी देखना चाहिए। ये खबर अमेरिकी बाजार खुले थे तभी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जो थोड़ी कमजोरी हुई वो जबरदस्त थी। 400 अंक नीचे खुले अमेरिकी बाजार, रिकवर हुए, 150-200 रह गए, और उसके बाद वापस देखिए 400 पॉइंट के आसपास जाकर डाउन नीचे बंद हुआ। अब हम रुपए पर भी नजर डालेंगे, देखेंगे कि वहां पर किस तरह की शुरुआत होती है। करेंसी मार्केट में कल हम 67 रुपए के लेवल के नजदीक पहुंचते हुए दिखे। 66.93, 66 रुपए 93 पैसे कल का लेवल था। तो अब कुल मिलाकर इन सारे संकेतों के बीच में एक बात तो तय है कि आज की ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और बता दूं, कल निफ्टी के 50 स्टॉक में से सिर्फ भारतीय एयरटेल ऐसा था जो हरे निशान में बंद हो पाया, बाकी 49 स्टॉक में लाल निशान के साथ कारोबार हुआ क्लोजिंग लेवल तक। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लें। प्री ओपनिंग सेशन में लोग क्या करना चाहते हैं, तेजी या मंदी। 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स, अब 70 अंक ऊपर, 125 अंक ऊपर सेंसेक्स। निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती, यह है शुरुआती टिक। स्टॉक्स जो एक्शन में, उस पर डालिए नजर। टेक महिंद्रा 10% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर, टाटा स्टील 4% ऊपर, और ये स्टॉक्स थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। कोटक 5% नीचे है, और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3% नीचे। एनटीपीसी में 3% का नुकसान। कल सरकारी कंपनियों के शेयर भी काफी गिरे थे, देखना होगा आज उनका हाल क्या रहता है। एसबीआई 2% ऊपर आपको नजर आएगा। मैं रुपए पर भी नजर बनाया हूं, जैसे ही पहली टिक आएगी रुपए की मैं आपके सामने रखूंगा कि करेंसी मार्केट में 67 का लेवल होल्ड हो पाता है या उसके नीचे फिसलेंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लिहाज से अहम लेवल है। लेकिन अगर आप रेंज देख रहे हैं, रुपए के लिए अहम लेवल होगा 67 रुपए 15 पैसे का, क्योंकि उसके नीचे फिसले हम रुपए पर तो फिर नई रेंज में कमजोरी बढ़ती हुई दिखेगी। तो 67.15 जब तक ना टूटे तब तक बहुत घबराने की, बहुत चिंता करने की बात नहीं। लेकिन हाँ, 67 एक बार की मुकाबला जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लिहाज से अहम है। लेकिन रुपए ने अच्छी शुरुआत की है, मजबूत शुरुआत की है। 66 रुपए 75 पैसे, ये है लेवल डॉलर का 1/4% की मजबूती। तो चलिए, करेंसी मार्केट से थोड़ी सी राहत के, स्टेबिलिटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और उसका फायदा उम्मीद करें कि भारतीय बाजार उठाए। अब आते हैं जहां पर एक्शन देने वाला है उन स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर। मेटल्स बहुत तेज मार पड़ी है, जबरदस्त घुसे हैं कल। उससे पहले लेकिन तेजी बड़ी बनी थी। राकेश, ये बताइए, अगर कोई एक मेटल स्टॉक आपको बाउंस बैक के लिए ट्रेड करना हो, आपको लगता हो कि जो रिकवरी आए, तो जाहिर सी बात है कि मेटल में रिकवरी पहले आने के चांस भी बनते हैं, कौन सा स्टॉक हो सकता है जो आप खरीदना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, अगर मेटल्स में कोई स्टॉक खरीदना होगा तो मैं कैश काउंटर्स में देखना चाहूंगा। और कैश काउंटर में एक स्टॉक है कल्याणी स्टील, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 160 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। और मेटल्स में कैश काउंटर्स में देखें तो सबसे बेहतरीन पैटर्न जो है वो कल्याणी स्टील का है। और अगर हम वायदा बाजार के काउंटर्स की बात करें तो एकमात्र स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि अभी भी क्लियर अप ट्रेंड के अंदर है, 1015 के अराउंड स्टॉक का सपोर्ट है। स्टॉक ने अभी तक इन सपोर्ट्स को वायलेट नहीं करा है। और अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग रैली वायदा बाजार में अच्छी देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकती है। 1015 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और इस स्टॉक के अंदर अगर कोई पुल बैक बनता है तो कंजर्वेटिव टारगेट 1064, 1065 का बैठता है। एंड अनिल जी, वन मोर थिंग, जिस तरीके से अभी प्री ओपनिंग सेशन के अंदर गेल 3% नीचे खुल रहा है, मुझे लगता है अगर गेल में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसको यूज करना चाहिए गेल के अंदर बाइंग करने के लिए,
358.50 का स्टॉप लॉस गेल में लगाना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और गेल के अंदर मुझे लगता है 387 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र पे गेल ये एक ऐसा स्टॉक है जहां तेजी आज आपको देखने को मिल सकती है। नवनीत, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले हैं और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। क्या राय रखते हैं आप इससे? नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहेंगे एफएनओ डेटा के? कैसा लगता है आपको यहाँ पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज थाउजेंड्स के लेवल्स पे काफी अच्छा होल्ड कर रहा है और इनफैक्ट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को डेफिनेटली मिल रही है। एक लॉन्ग साइड डेफिनेटली बायस ट्रेड बनता है, बट बेटर इज कि अगर इसके अंदर बुल कॉल स्प्रेड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी बनाए जहां पे 1040 के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग करके चले और सामने 1080 के कॉल ऑप्शंस वो बेच के चले समवेयर नियर टू 10 रुपए के स्प्रेड्स पे, आई गेस वो बेटर स्ट्रैटेजी है बिकॉज अपसाइड बायस रहेगा, किंतु 1065 के ऊपर निकलने के बाद में ही एक क्लियर अप ट्रेंड मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अपसाइड के लिए खेल सकते हैं जिसके अंदर में 1040 के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग करके 1080 के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ओके, ये राय इस वक्त रिलायंस के स्टॉक पर तेजी करने के लिहाज से ही आप रुझान बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नवनीत, ऑटो स्टॉक्स यहां पर भी दबाव बनते हुए दिखा, खास तौर से टाटा मोटर्स चीन की खबरों के दम पर सबसे ज्यादा गिरता है। क्या एक अच्छा शार्प रिवर्सल यानी कि निचले स्तर से एक रिकवरी की संभावना टाटा मोटर्स में दिखती है? क्या ओवरसोल्ड है? पोजीशन मंदी की जरूरत से ज्यादा बनी हुई है क्या? टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए? यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। देखिए, टाटा मोटर्स में एक रिवर्सल देखने को डेफिनेटली मिल सकता है बिकॉज सेंटिमेंट ड्रिवन है स्टॉक हो गया है अभी। काफी न्यूज फ्लो की खबरों के चलते स्टॉक में काफी मूवमेंट है। लास्ट मंडे को अपन डिस्कस कर रहे थे तो 400 के लेवल से ऑलमोस्ट 340 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट स्टॉक मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एक शार्प बाउंस बैक के लिए, पर बाउंस बैक नॉट मोर देन 360 टू 365 के रेंज पे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं जहां पे 336 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अभी इस रेट पे एंट्री ले सकते हैं। नरेश, अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, इन्फोसिस के नंबर्स भी आएंगे। आईटी सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है? इन्फोसिस जैसे दिग्गज को नतीजों से पहले किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? क्लियरली जैसे हम बार बार कह रहे हैं Q3 Q4 सॉफ्ट रह सकते हैं और जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस चेन्नई में हुई है, कहीं ना कहीं आई थिंक पूरे क्षेत्र पे आई थिंक थोड़ा प्रेशर आ सकता है एबिट मार्जिन के ऊपर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक अगर साल भर के ऊपर का नजरिया हो तो जैसे करेक्शन आ गया है स्टॉक में, इन्फोसिस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स आउटलुक। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में मुझे लगता है बोथ इन रूपी एंड डॉलर टर्म्स 11% की ग्रोथ आ सकती है। इनकी जो लॉन्ग टर्म विजन है $20 बिलियन की टॉप लाइन की, आई थिंक दैट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे क्लाइंट माइनिंग कर रहे हैं, जैसे इनको ऑर्डर विन्स मिल रहे हैं, जो कैश ऑन बुक्स है ऑलमोस्ट $5 बिलियन, मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो ये करेक्शन दे रहा है। रिजल्ट के बाद शायद स्टॉक और करेक्ट हो इफ इट डिसअपॉइंट्स ऑन द EBIT फ्रंट, बट आई थिंक दिस प्रेजेंट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हमारा पॉजिटिव बायस बरकरार है स्टॉक पे, द टारगेट ऑफ 1305। ठीक बात है, ये है इन्फोसिस का रुझान। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर 40 अंकों पर 7600 के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं आज जो स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में, एक तो हेमंत इन्होंने मैच खेला और साथ में डिम्पित है, और आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए। फटाफट से मेरी लिस्ट में देख लीजिए, हमने सारे के सारे बल्लेबाज उतारे, यानी कि सारे के सारे खरीदारी के सौदे हैं। उसमें बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग काउंटर्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मिड कैप सरकारी बैंक के अंदर आप देखेंगे वापस तेजी आ सकती है। MIC इलेक्ट्रॉनिक रेलवे काउंटर है, इसके नतीजे भी होंगे और सोमवार को जब बाजार वापस खुलेगा तब ये रिजल्ट अपने दिखा चुका होगा, तो रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आने की उम्मीद है। गति के अंदर आप नजर रखें, GST को लेकर गतिविधियां जो वापस बनी है, शायद पॉजिटिव इंपैक्ट गति को जरूर आपको पड़ता हुआ दिखेगा। पेन्नार इंडस्ट्रीज के अंदर स्टील का फैक्टर भी है, शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, तो मिड कैप स्टील से जुड़ी और साथ ही रेलवे का कंपोनेंट भी इसके साथ है, तो पेन्नार पे भी आप नजर रख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स के अंदर आप उतरना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, तो इंडसइंड बैंक जो कि कल भी कम टूटा था, आज शॉर्ट कवरिंग से ये हो सकता है तेज दिखाए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का DVR, GM ब्रूअरीज के बेहतर रिजल्ट्स ये दोनों को चला सकते हैं। और अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर चाइना फैक्टर थोड़ा कम है, अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक पुल बैक अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो क्रूड टूट रहा है उसका बेनिफिट इसके हाथ में आएगा, और हाई बीटा ADAG में आज रिलायंस इंफ्रा वापस पुल बैक दिखा सकता है।
तो ये थे डिम्पी की टीम, और हेमंत की टीम में 10 के 10 गेंदबाज थे। हेमंत, तो आज बड़ा मुकाबला जबरदस्त होने वाला है कि या तो 10 के 10 बल्लेबाज जीतेंगे या 10 के 10 गेंदबाज जीतेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से चाइना वाला जो खबर आई है, मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए ये वही है बात जैसे शुरुआत हमने करी थी, जब आपको गोली लगे तो आप बैंडेज लगा देते हैं, उससे कुछ सोल्यूशन होता नहीं, टेम्परेरी सोल्यूशन हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। आपने गेंदबाज कौन से ज्यादा उतारे हैं? कल भी जिन गेंदबाजों को उतार के टीम जीती थी 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स आए थे, कल भी हमने गेंदबाजों के तौर पर चाइना रिलेटेड स्टॉक से उतारे थे और वहां पर अच्छा प्रेशर देखने को मिला था। टाटा स्टील, वेदांता जैसे शेयरों में कल दबाव देखने को मिला था, और आज भी मेरे सिलेक्टर्स तो यही मान रहे हैं उछाल में बेस्ट मौका है बिकवाली करने का। अगर ये गैप अप से खुलते हैं ज्यादा पैसा मिलेगा शायद। तो हेमंत की टीम आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पर हेमंत की टीम चल रही है। एनसीसी लिमिटेड बेचे, एलएनटी बेचे, इस तरह के ये सारे जो टिकर पर चल रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पर आप हेमंत की टीम देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, भले ही मार्केट आपको मजबूत दिख भी रहा हो, कोई भरोसा नहीं, हेमंत के गेंदबाज कभी भी अच्छे बाजार में भी कमाल कर सकते हैं, तो इन स्टॉक्स में नजर रखें। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। 3:30 बजे हम आपको अपडेट भी देंगे किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, तो 2020 का अपडेट उस वक्त आप जरूर देखिएगा। ये इस वक्त टीम दोनों ही हमारे कैप्टन्स की। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है और अच्छी शुरुआत के संकेत इस वक्त दिख रहे हैं। आधा 1% की मजबूती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी करेगा सेंसेक्स 25,000 के नजदीक। निफ्टी 7,600 के ऊपर खुलने की संकेत दे रहा है, तो थोड़ी रिलीफ रैली तो हो सकती है। अब ये टिकाऊ कितनी होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेरा अंदाजा ये था कि अगर नीचे खुल जाता तो ज्यादा बेहतर होता था। अब नीचे नहीं खुला, चलिए ऊपर खुल रहा है तो भी अच्छी बात है। 7,700 को पार कर जाए तो फिर बड़ा मजा आएगा। अब दूसरे स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर है, और नवनीत आपसे राय ले लूं मैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर बड़े मजबूत दिख रहे हैं। कल थोड़े से कमजोर जरूर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल यहां पर खरीदारी तो आ रही है निचले स्तरों से। खरीदना चाहिए क्या? OMC स्पैक में ओनली काउंटर दैट जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और पोजीशंस भी जिस हिसाब से दिख रही है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, जिसके अंदर में ओवरऑल अप ट्रेंड दिख रहा है। स्टॉक के अंदर में करेक्शन आता है, बट इमीडिएट वो करेक्शन ऑब्जर्व हो जाता है, बाइंग इमर्ज हो जाती है। इसके अंदर में एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक काफी अप ट्रेंड पे लग रहा है। अभी भी लग रहा है कि इसके अंदर में अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड है वो 460 के आसपास में देखने को मिल सकता है, तो अभी भी इस लेवल्स पे अगर लेना है तो IOC इज द बेस्ट पिक OMC के अंदर में। एक 430 के नियर अबाउट एक स्टॉप लॉस बन सकता है इसका। चलिए, तो ये रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निकल कर आ रही है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज आज क्या कह रहे हैं? कौन सी कंपनियां जिस पर वो बुलिश हैं, कौन सी कंपनियों पर बेरिश हैं? नियति हमारे साथ वापस जुड़ चुकी है। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेज का? सन फार्मा सबसे पहले आज आपके रडार पे है, और ब्रोकरेजेस में CLSA जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म है, हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट, यानी बिल्कुल कन्विंस्ड है, आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 950 तक के लक्ष्य से मौजूदा भाव से करीब 21% की तेजी दिखा सकता है। ये साल कंपनी के लिए बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि ग्लीवेक और रैनबैक्सी के मर्जर का इसको फायदा मिलेगा। FY 17 में EPS इनको 72% ग्रोथ का अनुमान है। PVR और आइनस लीजर पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने बाय की रेटिंग के साथ दोनों ही पे कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस PVR का ये 1050 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 32% की तेजी ये दिखा सकता है, और आइनस लीजर का 300 रुपए तक का भाव दे रहे हैं। 28% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर भी दे रहे हैं। दोनों ही के वैल्यूएशंस बेहतरीन है, एबिटा मार्जिन में सुधार होगा और दोनों के नतीजे अच्छे आएंगे। मगर PVR और आइनस लीजर में PVR इनका पसंदीदा स्टॉक है। आरकॉम पर गोल्डमैन सैक्स का एक न्यूट्रल का कॉल है। कोर कारोबार अंडर प्रेशर है, लेकिन टावर कारोबार में हिस्सा बेचना और MTS के साथ जो डील है वो अहम होगी। अगर अनुमान से पहले ही अपना कर्ज घटा लेते हैं तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल का कॉल फिलहाल ये दे रहे हैं, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने 57 रुपए से बढ़ाकर के 83 रुपए तक का कर दिया है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन और ADAG पैक के ऊपर एक राय भी लेना चाहूंगा। नवनीत, यहाँ पर पोजीशंस किस तरह की बनी हुई लग रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बस चाइना के फैक्टर ने थोड़ा सा बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा दिया है। लेकिन अब गिरावट में क्या करना चाहिए? क्या ADAG शेयरों में आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, या आपको लगता है अभी थोड़ा दूर रहें?
नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी लास्ट 2-3 दिन के प्राइस एक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होएगा, उसके बाद में ही एक अपट्रेंड वापस चालू होएगा ईवी स्टॉक्स के अंदर में। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग रिलायंस कैपिटल समवेयर नियर टू 410 के रेंज पे मिलता है तो वहां पे एक नजर लगा सकते हैं। बट ओवरऑल अभी मैं इनसे अवॉइड करने का ओवरऑल अवॉइड करने के लिए सलाह दूंगा, जस्ट बिकॉज काफी अपट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिलेगा स्टॉक के फॉल के बाद में। तो अभी फिलहाल ओनली रिलायंस कैपिटल के अंदर में समवेयर नियर टू 410 के नियर अबाउट एक पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, 410 के आसपास पोजीशन बनाए यहां पर, ये राय है। वायदा कारोबार के बैन में आ गया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और दूसरे रियल एस्टेट शेयरों में भी अच्छी पोजीशन बनी है मंदी की। क्या कुछ रिकवरी होगी बैन में आने के बाद? यहां पर क्या किया जाए इन स्टॉक्स में? कोई स्टॉक है जहां पर ट्रेड का मौका दिख रहा है आपको? नवनीत, आपके लिए सवाल है। DLF समवेयर नियर टू 105 एक ट्रेड बनता है, पर अगेन बैन पीरियड पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इनसे हाई बीटा सेक्टर्स है रियल एस्टेट, ऐसे फॉल के अंदर में बहुत ज्यादा मार पड़ सकती है अभी भी, अगर मार्केट्स और करेक्ट होते हैं तो। मार्केट भी एक काफी क्रूशियल 75-50 के एक सपोर्ट लेवल पे है। अगर यहाँ से और मंदी आती है तो डेफिनेटली हाई बीटा स्टॉक्स और फॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा रियल एस्टेट सेक्टर्स को भी। चलिए, अवॉइड करें फिलहाल रियल एस्टेट शेयरों को। डीएलएफ और आईबुल तो बैन में आ ही गए, अब वहां पे ट्रेडिंग क्या करेंगे? इंट्राडे कर लें तो कर लें, बाकी तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि बैन में आए कल मंदी की पोजीशन काफी बनी है। लेकिन पोजीशन आज थोड़ी सी बेहतर होने के सिचुएशन संकेत ये दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। एक बार फिर से आपको बता दूं किस तरह का रुझान है। 25,000 के बेहद करीब खुलेगा सेंसेक्स, ये संकेत आ रहे हैं। सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट ऊपर। निफ्टी 7,600 के ऊपर खुल सकता है। 43 पॉइंट की तेजी, 0.5% की मजबूती यहां दिख रही है। लगभग इतनी मजबूती दिख रही है बैंक निफ्टी में। 16,135 के आसपास की शुरुआत बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% तो थोड़ा बेहतर, ज्यादा मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, 80 अंक ऊपर। तो ये सारे स्टॉक्स, ये सारे सेक्टर्स हैं या फिर इंडेक्स हैं जहां पर एक्शन है। अब भेल की बात कर रहे थे राकेश थोड़ी देर पहले, उन्हें लग रहा था कि अगर कमजोर खुल जाए तो भेल खरीदना चाहिए, लेकिन भेल कमजोर खुल नहीं रहा। निफ्टी में टॉप गेनर इस वक्त भेल है, 2.25% ऊपर है। गेल 1.5% मजबूत है। सन फार्मा पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई, ये 1.5% मजबूत दिख रहा है। तो सरकारी कंपनियों में तेजी होती दिख रही है। पावर ग्रिड, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर मजबूत खुल रहे हैं, यहां से सहारा आएगा। आइडिया 1% के नुकसान के साथ टॉप लीडर दिखेगा। पहली आपकी स्क्रीन पर बेहद दमदार शुरुआत, 150 अंक ऊपर सेंसेक्स, 170 अंक, 175 अंक की मजबूती अब सेंसेक्स में हो चुकी है। लगातार टिक ऊपर की आती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। निफ्टी है 45 अंक मजबूत, 7,600 के पार खुलता हुआ। 0.5% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, ये भी मार चुका है सेंचुरी, 1% मजबूत है। और बैंक निफ्टी में भी सेंचुरी लगती हुई 100 अंकों की शानदार खरीदारी। 25,000 के पार निकल चुका है सेंसेक्स। तो एक मनोवैज्ञानिक स्तर जो है 25,000 का, उससे पार किया। आइए अब स्टॉक पर बता दूं क्या एक्शन है। सन फार्मा सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद 2% मजबूत, एक्सिस बैंक 2% मजबूत, रिलायंस जबरदस्त तेजी में आता दिख रहा है, जिसे कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है। 2%, 1.5% मजबूत रिलायंस है। एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक मजबूत होते दिख रहे हैं। मेटल्स चमक रहे हैं, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को 1 से 2% तक की तेजी दिखा रहे हैं। तो शानदार खरीदारी आती हुई दिख रही है। कमजोर शेयर सिर्फ 2 जिक्र करने लायक, भारतीय और आइडिया, जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आइए वायदा कारोबार की तरफ एक्शन बता दूं आपको। इंडिया सीमेंट 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है इस वक्त। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5% मजबूत। अदानी ग्रुप के शेयर ऊपर आ रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज 2.5% मजबूत है। टाटा डीवीआर ये 2.5% मजबूत है। यूपीएल, अदानी पावर, आईडीबीआई बैंक, एनसीसी, ट्रेडर्स के पसंदीदा इन काउंटर्स को देखिए, दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा मूड माहौल, लेकिन सबसे बढ़िया माहौल है अमन मिड कैप शेयर 1% की तेजी। मिड कैप स्टॉक में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। सुजलॉन देखिए 3% मजबूती के साथ आज खुला है। लैंको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पिटे हुए काउंटर्स में 5% का उछाल आज देखने को मिल रहा है। जेपी एसोसिएट्स एक और ऐसा स्टॉक जो पिट रहा था, आज आप देखिए 1% का उछाल दिखा रहा है। जीएमआर इंफ्रा जैसे शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। तो कमजोर बैलेंस शीट्स वाले स्टॉक दरअसल उछल रहे हैं आज, ये देखने वाली बात है। 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एचडीआईएल जैसे शेयर, इवन जेट एयरवेज देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर भी नजर रखें। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, उसका फायदा इस पूरे के पूरे पैक को फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए एडीएजी पैक के स्टॉक्स
रिलायंस पावर में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। दूसरे स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन भी देखिए 2% की मजबूती दिखा रहा है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ इस पूरे पैक में 2.5% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं आज के सत्र में। तो हाई बीटा शेयरों में आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और अब डबल सेंचुरी मार दी है। सेंसेक्स ने 200 पॉइंट की तेजी के साथ यहां पर कामकाज हो रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, कल एक बढ़ने वाले के सामने 10 गिरने वाले थे और आज एक गिरने वाले के सामने करीब करीब 7 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो मूड काफी बेहतर हुआ है और कल हमने देखा था जब बाजार खुले थे 5 ही ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में थे। आज देखिए 5 ही ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान में है। भारतीय आइडिया, HCL टेक, ICICI बैंक, ये 5 स्टॉक्स हैं। इनको आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारा का सारा बाजार आपको इस समय हरे निशान में दिखेगा और स्टार है सन फार्मा का शेयर। और इसी पर कॉल भी लूंगा आपसे। ये बताइए राकेश, सन फार्मा CLSA का जो रिपोर्ट आई है उसका फायदा इसको साफ तौर पर मिल रहा है और कुछ जो पॉजिटिव खबरें आई हैं 2.5% की मजबूती दिखा रहा है ये शेयर। आप कह रहे थे उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, ये सही मौके हैं या अभी थोड़ा और बढ़ने दें इसे? नहीं हेमंत जी, अगर सन फार्मा ऊपर में 808 के लेवल्स को तोड़ के इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड टेक्निकली जब भी एक ट्रेंड चेंज होता है, जब डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आता है, तब एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। 808 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं तब स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। ओके 808 इसके ऊपर निकलने लगभग उन लेवल के आसपास आ गया तो ये क्रूशियल लेवल है। यहां पर देखिए थोड़ी देर इंतजार कर लें और उसके बाद डिसीजन ले। लेकिन एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लाना जरूरी वो है एप्टेक। काफी दिनों बाद इस स्टॉक में एक्शन हुआ है। एप्टेक लिमिटेड जहां पर राकेश झुंझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी थी। इस काउंटर में देखिए बीएससी पर ये स्टॉक लेकर आते हैं तो वॉल्यूम एक्शन जो है वो आपको वहां पता चलेगा कि किस तरह का वॉल्यूम हुआ है। 7,43,000 शेयरों का कारोबार बीएससी में एक बड़े सौदे के तौर पर हुआ है और लगभग 2% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की। तो 2% की हिस्सेदारी बदलना बड़ी हिस्सेदारी है एप्टेक के काउंटर पर। 67 रुपए 50 पैसे पर यह बड़ा सौदा होता दिखा है। तो इस वक्त दाम 70 रुपए के आसपास, ओके 5% के आसपास की तेजी इस वक्त हो चुकी है। 67 रुपए 50 पैसे पर यह ट्रेड हुआ है और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। एक चार्ट पर फटाफट राय ली जाए आपकी, एप्टेक कहीं कोई प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के संकेत हैं, खरीदना चाहिए या फिर छोड़ दें? क्या कहेंगे राकेश? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 65.80 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि मार्केट्स में वाइड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, इस मंदी के अंदर भी स्टॉक ने अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है 74-75 एक इमीडिएट टारगेट है और जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन है कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के स्तर आज ही देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है ये। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी हो रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, गति, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से CNBC आवाज ने आपको जानकारी दी थी कि सरकार कोशिश कर रही है सोनिया गांधी को मनाने के लिए कि जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, उसको पहले क्यों ना शुरू कर दिया जाए और अगर इसके ऊपर सरकार मना ले जाती है तो ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि GST का रास्ता साफ होगा। इस तरह का बाजार अनुमान कम से कम लगाना शुरू करेगा। लेकिन कल संकेत ये भी आए थे कि जो पुरानी मांगे हैं उसके ऊपर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। लेकिन कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? गति जैसे शेयरों में लिक्विड स्टॉक है, आज मजबूती के साथ यहां पर खुला भी है। राकेश, कैसा लग रहा है ये शेयर आपको चार्ट पर? वैसे हमने देखा है पिछले साल का बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये शेयर। देखिए हेमंत जी, स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऊपर में 170 स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक 170 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक रुझान पॉजिटिव नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर गति को अवॉइड करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एप्टेक, हेमंत जी, जिस तरीके से वोलाटाइल मार्केट है, एक वाइड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके ट्रेड करना चाहिए और उन क्राइटेरिया को देखें तो एप्टेक बड़ा फुलफिल कर रहा है। और इस बीच वायदा कारोबार में जो पोजीशंस बनती दिख रही है, अरविंद लिमिटेड, ये देखिए जरा नवनीत, क्या ट्रेड बनता है? 1.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 2% के आसपास की बढ़त हुई है। अरविंद लिमिटेड में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, खरीदना चाहिए क्या?
वेल अरविंद बहुत ही अच्छे अपट्रेंड पे है। ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में ओवरऑल अपट्रेंड पे है और मार्केट में करेक्शन मिलता है, इसके अंदर में एंट्री लेनी चाहिए। अभी भी अरविंद के अंदर में ऊपर के लेवल्स समवेयर नियर टू 360 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, बट आफ्टर अच्छे करेक्शन के बाद में पर एंट्री पॉइंट इसके अंदर में समवेयर नियर टू 338 से 340 के रेंज पे है। अभी 3 से 4 रुपए और गिर जाए तो वापस उसके अंदर में री एंट्री ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में बना के चल सकते हैं, वो 332 का। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाटा मोटर डीवीआर 2.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। टाटा स्टील आप देखिए 2% उछाल दिखा रहा है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनका चाइना से कुछ ना कुछ लेना देना था और इसलिए दबाव देखने को मिल रहा था। आज जरूर एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं, जिस तरह से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर डीवीआर, नवनीत कैसे ट्रेड करेंगे इन्हें आज आप? वेल टाटा मोटर्स वी ऑलरेडी डिस्कस कि टाटा मोटर्स पे थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो समवेयर नियर टू 364 से 365 की रेंज पे। सो अभी भी एक एंट्री इसके अंदर में जगह है। इसके अंदर में 365 तक की रेंज पे ये स्टॉक के अंदर में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो अगर 13 से 14 रुपए के लिए अभी भी ले सकते हैं इसके अंदर में। और इंट्राडे के लेवल्स के लिए देख रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस जो 346 का स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स के लेवल्स पे, वो बना के चल सकते हैं। मयूरेश, एक और स्टॉक जो बड़ी तेजी दिखा रहा है वो है रिलायंस इंफ्रा। 3% मजबूत हो चुका है। यहां पर पोजीशन भी बनती दिख रही है। लगभग 2 लाख शेयर जुड़ गए नए पोजीशन में सुबह सुबह। इसका मतलब खरीदारी तो कर रहा है कोई। क्या राय रखते हैं आप, रिलायंस इंफ्रा पर तेजी करनी चाहिए क्या? क्लियरली नहीं, जितनी मूवमेंट आ चुकी है स्टॉक में, आई थिंक काफी कुछ एनकैप्सुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ डीलेवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट, हो सीमेंट का कारोबार हो या अदर बिजनेसेस हो। लेकिन जब उनकी जो कोर बिजनेस स्ट्रेंथ है विच इज मोर और लेस रिलेटेड विद पावर, आई थिंक वहां पे अभी भी दिक्कतें चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक शार्प मूवमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं काउंटर में, एंड प्रॉब्ली आई थिंक इट एनकैप्सुलेट्स अ लॉट दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द प्राइस। तो मुझे लगता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन खेलना ही है तो ईपीसी प्लेयर्स इज द बेस्ट रूट टू प्ले ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं प्रॉब्ली फ्रॉम द रोड सेक्टर, My expectation is a lot of these EPC companies will gain. तो अगर मैं स्टॉक्स नेम करूँ तो MBL Infra, KNR Constructions, मुझे लगता है I think these can be better plays in the infrastructure construction space. Okay. BF Utilities, ये स्टॉक देखिए यहाँ पर 4% की तेजी हो चुकी है। समझाया जा रहा है कि शायद आज कर्नाटक हाई कोर्ट में इनके जो मामले की सुनवाई होनी है, जिस पर काफी लंबे समय से उम्मीद लगाई है। हेमंत कल शायद आपकी टीम में शामिल था, कल या परसों? BF यूटिलिटी। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर आज खरीदारी 4% की हो चुकी है। ये बताएं कि आज मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, पता नहीं डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि डिसीजन होगा लेकिन वो डिसीजन हुआ नहीं। बार शामिल था और डिसीजन हुआ नहीं था एक्चुअली। राइट, डिसीजन जब नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, हो जाता है। तो हमने सोचा था, सिलेक्टर्स ने रिकमेंड किया था डाल लीजिए टीम में, लेकिन हमने डाला इसलिए नहीं था। तो यही इसीलिए चार्ट पर एक राय ली जाए। BF यूटिलिटीज के लिए क्या लेवल्स अहम है और क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? राकेश, चार्ट देकर बताइए। अनिल जी, काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। 630, 635 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और चार्ट के ऊपर स्टॉक ने इन स्तरों के ऊपर ब्रेकआउट लिया हुआ है। एंड अनिल जी, काफी ऊपर के टारगेट्स बनते हैं। अगर हम टेक्निकली देखें, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, अगर कोई स्टॉक को बाय एंड होल्ड करता है तो 780 से लेकर 800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, एक स्टॉक को रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे सुजलॉन को डिस्कस कर रहे थे, 18 रुपए पर एक ओपन ऑफर है। इस तरीके से एक और स्टॉक है मैक्निले भारत, जिसमें ओपन ऑफर चल रहा है और नीचे में मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक 91 के नीचे जाएगा जब 21 जनवरी को इसका ओपन ऑफर खत्म होगा। और टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बताता है कि ओपन ऑफर के बाद स्टॉक में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अनिल जी, अगर कोई स्टॉक इसको 99-100 रुपीज के अराउंड स्टॉक लेता है और 91 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाता है, मुझे लगता है मैक्निले भारत एक री रेटिंग कैंडिडेट है। एक 8-10 रुपए के रिस्क पर 185-190 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, EMC की तरफ से एक 26% हिस्सेदारी के लिए 100 रुपए पर ओपन ऑफर इस समय खुला हुआ है। आज वो खुला है और 21 जनवरी को बंद होगा। देखना होगा ये शेयर किस तरह का रिएक्ट करता है। 100 रुपए का ओपन ऑफर का भाव खुला हुआ है। BF यूटिलिटीज की अनिल ने बात करी। कल हमने देखा था कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बड़े ब्लॉक्स हुए थे, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। आज देखते हैं वो शेयर किस तरह से ट्रेड कर रहा है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। बेहतरीन तेजी कल स्टॉक में देखने को मिलती, कमजोर बाजार में आज बहरहाल ठंडा पड़ा हुआ है ये स्टॉक। कल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की थी 1,60,000 शेयरों की 1892 रुपए में, और सामने अजिंक्य इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदारी की थी वहां पर
लेकिन आज थोड़ा सा स्टॉक कल काफी तेजी हुई। कल बहुत अच्छी तेजी हुई थी। जब बीएफ यूटिलिटीज चलता है, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलती है। आइए एक बार देख लेते हैं, ये सब बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनियां हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये भी देखिए 3-3.5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। मेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक और ऐसी कंपनी जिसके लिए कल बोर्ड बैठक होने वाली है शनिवार को, 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इलेक्ट्रो स्टील ये एक और छोटी मझौली कंपनियां हैं जो काफी मुश्किल में थी, जिनके प्रमोटर्स को टेक ओवर करने की बातें चल रही थी, वहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ छोटे मझौले पिटे हुए काउंटर्स देखिए, कैस्टेक टेक्नोलॉजीज पिटे हुए शेयर आज दरअसल चल रहे हैं। स्यूबेक्स जो कल काफी दबाव दिखा रहा था, वहां पर छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं खराब क्वालिटी के जो आज काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अनिल, आप देख सकते हैं, लेकिन बाजार देखिए 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अब थोड़ा दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में। 25,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखना होगा 25,000 के कहीं नीचे तो नहीं फिसल जाता और 7,600 के स्तर के को होल्ड करता है या नहीं। 50 अंक की मजबूती अब भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी कोई रनअवे रैली दिख नहीं रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये माहौल है, लेकिन मिड कैप शेयरों में जरूर एक बात है कि एक्शन दमदार बना हुआ है। अभी तक वहां पर पॉजिटिव रुझान बरकरार है। आदित्य बिरला नुओ, मुझे पता है आप राय रखते हैं मयूरेश, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। 1-1.25% मजबूत है। हालांकि ये राय वैसे ट्रेडिंग के लिहाज से होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। आज सुबह सुबह 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। आप बताएं, क्या शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी का मौका बन सकता है एबी नुओ में? शॉर्ट टर्म का तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं नीचे स्तर पे स्टॉक को, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जैसे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं और जैसे बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी टेलीकॉम सेक्टर में दिक्कतें हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेक इन आइडिया, बट जनरली अगर हम बाकी सारे बिजनेसेस को भी एड इन करें और एक एसओटीपी वैल्यूएशन ले, तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन परफॉर्म रीजनबली बेटर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आई थिंक नीचे के स्तर से डेफिनेटली आई थिंक होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पे मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सब्सिडीज माइट परफॉर्म। तो क्लियरली होल्ड एट द करंट जंक्चर फॉर कंपनी लाइक आदित्य बिरला। ओके, टाइटन एक और ऐसा स्टॉक है जो दबाव में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पैन कार्ड के जो नए नियम 1 जनवरी से लागू किए गए हैं, जहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि उनको सालाना 500 करोड़ रुपए के आसपास का खामियाजा इस खबर की वजह से भुगतना पड़ेगा। आज थोड़ा सा दबाव के साथ एफएनओ में बल्कि सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर यही है। कोल इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर करीब 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। बजाज ऑटो जैसे शेयरों में भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर प्रेशर भरपूर है, लेकिन अडानी पावर 3% की शानदार उछाल दिखा रहा है। ये बताइए नवनीत, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? क्या आप शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इस काउंटर में भी? अडानी पावर लास्ट कपल ऑफ डेज से काफी स्ट्रक्चर में अच्छा दिख रहा था। 30 के आसपास में एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड कर लिया था। 30-31 का जो रेंज है वो एक काफी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है अडानी पावर के लिए। मुझे लगता है कि अपसाइड पे समवेयर नियर टू 36 के लेवल ये पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड है, वहां पे एक ये अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अंदर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 31 के लेवल्स पे हमने डिस्कस किया। वो लेवल जो सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट की, अब वो 31 का लेवल है, काफी सपोर्ट पॉइंट है। तो 36 तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा तेजी की ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद न करें, ये राय इस वक्त आती हुई अदानी पावर के स्टॉक पर साफ तौर पर। चलिए, बाजार इस वक्त मजबूत बना हुआ है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, मयूरेश और नवनीत, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 165 अंकों की तेजी सेंसेक्स में है। निफ्टी 45 अंक मजबूत है, लेकिन मिड कैप शेयरों की शानदार खरीदारी अब भी बरकरार है। लेकिन बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्राइमेरिका म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ बीपी सिंह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो यही राय लेना चाहता हूं, चीन के बाजारों में जो कुछ हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था में जो कुछ हो रहा है, क्यों उससे पूरी दुनिया डरी हुई है और उसका भारतीय बाजारों पर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में क्या असर होगा, वो समझाइए सर। नमस्कार। देखिए, चीन इस समय एक स्लोडाउन से गुजर रहा है और ऐसा लगता है कि शायद ये जो स्लोडाउन है एक रिसेशनरी कंडीशन में जा सकता है। दुनिया के कई सारे मार्केट इसलिए इससे परेशान है क्योंकि जब चीन जो है, जहां पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रही थी, वो काफी ज्यादा कमोडिटी दुनिया से खरीदता था और जिसकी वजह से कई सारे देश, जिसमें आसियान कंट्रीज हैं, कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं ये उसको मटेरियल सप्लाई करते थे
और साथ ही साथ चीन जो है वो सरप्लस मनी जो है दुनिया के हर हिस्से में इन्वेस्ट भी कर रहा था। तो आज यदि चीन में स्लो डाउन हुआ है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस हर तरफ नीचे आ गए हैं, और साथ ही साथ चाइना जो है वो अपने करेंसी को मैनेज कर रहा है जिससे कि थोड़ी सी वो कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया में ला सके। अब इससे जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो इमीडिएटली आता है वो ये होता है कि जितने भी कंट्रीज जिनमें कंट्रीज और कंपनीज जो कि कमोडिटी को एक्सपोज्ड थे, जिनकी प्रॉफिट इससे आ रही थी, ये सारे के सारे अचानक लॉस में आ गए हैं, जो कि एक तरीके का रिस्क है। और उसकी वजह से कई सारे फंड्स में जहां इन्होंने अपने पुराने सरप्लस इन्वेस्ट कर रखे थे वो पैसे धीरे धीरे वो विड्रॉ कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा केस जो चीन ने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जैसे कि उसने पिछले कुछ दिनों में सेलिंग को रोक रखा था और सर्किट वगैरह लगा रखे थे, जो कि एक मैच्योर मार्केट का अप्रोच नहीं है, जिससे कि इन्वेस्टर में एक थोड़ी सी पैनिक आती है। और उसका खामियाजा यह है कि आपने देखा कि पिछले साल चीन में करीब $550 बिलियन की फॉरेक्स आउटफ्लो हुई और अकेले दिसंबर के महीने में $100 बिलियन की आउटफ्लो हुई है। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो चीन में कम हुआ है, और जबकि ऐसे में जो जितने फंड्स हैं उनको भी रिडम्पशन फेस करना पड़ रहा है, और वो जाकर के वहां रिडीम कर रहे हैं जहां कि वो अपना माल बेच सकते हैं। भारत इसमें एक अट्रैक्टिव मार्केट है। तो आप देखिए तो जितने ETF फंड्स हैं या वो फंड जिन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड्स पे एक्सपोज कर रखा है, अब जैसे कल ही आपने एग्जांपल देखा कि सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया है कि वो अरमाको को लिस्ट करेगा, क्योंकि इस हर तरह से जैसे भी हम पैसा रेज कर सके मार्केट से हमको मिलना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करें, ये इस समय थिंकिंग इन कंट्रीज में है। तो आने वाले कुछ दिनों में, अगले 1-1.5 महीने में हमारा ये मानना है कि इन फंड्स की सेलिंग बरकरार रहेगी, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी आएगा। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि इसका हमें फायदा हो रहा है। यदि आज आप भारत को देखें तो हमें सारे कमोडिटीज में इंडिया को कुल मिला के 80 से 100 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और पब्लिक तीनों के बीच में $100 बिलियन के आसपास का हमें फायदा हो रहा है। अब ये हमारे पॉकेट में आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट के पॉकेट में आए, चाहे कॉर्पोरेट के पॉकेट में आए, चाहे हम इंडिविजुअल्स के पॉकेट में आए, जिसका इफेक्ट इंडिया में आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो इस करेक्शन में आप देखें तो जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इतने सेलिंग के बावजूद भी इंडियन मार्केट इतनी जोर से नहीं गिर रहा है जितना कि इतनी सेलिंग। आप देखिए पिछले 6 महीने में हम $4 बिलियन की सेलिंग हुई है FII की। बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 महीने ये जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा, बट उसके बाद में ये इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंस करेगी, और इसलिए इन्वेस्टर को इस समय मौका देखना चाहिए। चलिए 1-2 महीने का पेन है, उसके बाद अच्छा गेन होगा, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन इस समय आप देखिए जो हम आपको बात बता रहे थे कि कल्याणी BF यूटिलिटीज, बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी जिसका आज मैटर था कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो फिर से टल गया है। मुझे याद है पिछले महीने भर में 2-3 बार ये चौथी बार मैटर टल चुका है। और अब आपको बता दूं कि ये जो मैटर है ये अब 14 जनवरी को सुना जाएगा। जिन्होंने यहाँ पर पोजीशंस ली थी उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, BF यूटिलिटीज के अलावा BF इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी नजर रखिए, क्योंकि जब भी ये मैटर टलता है तब हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है जो पोजीशंस पहले से ही बनी हुई हो। तो इन दोनों शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अब अगली जो तारीख है उसके ऊपर अब नजर होगी 14 जनवरी पे। अल्लाह, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जब वो मामला टलता है उसके बाद किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। हमने देखा था चीनी कंपनियों के लिए भी ऐसा ही हुआ था, मामला अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया और कल तेज गिरावट यूपी की चीनी कंपनियों में देखने को मिली, जहां पर उनको एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ा पैकेज आएगा। और आप देखिए स्टॉक लगातार कमजोर होता दिख रहा है, ऊपर इस तरह से 20 रुपए फिसल चुका है। तो ये जब जब भी सुनवाई टलती है, एक बार की जो शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेडर्स बनाते हैं वो एग्जिट करते हैं। अब ये कब डिसीजन होगा किसी को पता नहीं, जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए अब 14 जनवरी तक तो इंतजार कम से कम करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच ग्लेनमार्क के लिए भी कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर इन्हें पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। कुछ एक मॉलिक्यूल का इन्होंने GBR 1342 ये दिया है नंबर, और ये कैंसर के लिए कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, इसकी खोज का उन्होंने ऐलान किया है। ये ग्लेनमार्क के लिए खबर है। हेमंत, ये भी थोड़ी पॉजिटिव खबर दिख रही है। हेमंत 1.5% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं
सिंह साहब ये बताइए कि कच्चे तेल में जो तेज गिरावट देखने को मिल रही है, $34-35 पर के आसपास ये कच्चा तेल अब फिसल चुका है। नए नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं $20 तक के। अगर ये टारगेट्स दरअसल हासिल हो जाते हैं तो दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए किस तरह के संकेत होंगे, और यहाँ पर आप इस चिंता को ज्यादा बड़ा मानते हैं या फिर चाइना की चिंता को? नहीं, देखिए, यदि तेल $20 तक आ जाता है तो उसका दो निगेटिव इंपैक्ट होगा। एक तो जितनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो थोड़े कॉस्टली हो जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि कई सारे तेल की कंपनी जैसे कंट्रीज जो हैं, जैसे सऊदी अरबिया, अब जैसे आप देखिए सऊदी अरबिया ने $98 बिलियन की फिस्कल डेफिसिट रिपोर्ट की। तो ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, इन्होंने दुनिया में हर तरफ इन्वेस्ट कर रखा है पिछले दिनों में, वो अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म में हमें निगेटिव बिल्कुल देखने को मिलेगा यदि तेल के भाव नीचे रही तो। चाइना की जो प्रॉब्लम है उसको हमारे इंडिया के लिए फायदेमंद तरीके से देखना चाहिए। चाइना इंडिया के लिए निगेटिव नहीं है। हम चूंकि इस समय चूंकि चाइना में इस प्रॉब्लम चल रही है और ETFs और दूसरे फंड हमारे यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब हैं। बट यदि आप जो फंड की सेलिंग हो रही है उसके सामने ये जो मैं $80 से $100 बिलियन की कमोडिटी की गेन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे हमें गेन ज्यादा हो रहा है, जो कि शुरुआती दिनों में शायद हम उसको लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे थिंग स्टेबल होगी हम समझेंगे कि चाइना जो है वो हमारे लिए एक्चुअली एक बेनिफिशियल न्यूज है। यदि चाइना इस स्लो डाउन को धीरे धीरे, और देखिए अब क्या होगा आने वाले दिनों में, चाइना अपने इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा तो ज्यादा कमोडिटी नहीं खरीदेगा, तो इससे हमें काफी फायदा होगा। ज्यादा चिंता की बात है यदि तेल $20 चले गया तो ये मिडल ईस्ट से, जो कि वहां से हमारे यहाँ काफी रेमिटेंस आती है, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी। तो ऑयल यदि 40 से 60 के बीच में रहे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा न्यूज होगा। $20 पे हमें थोड़ा सा उससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सर ये बताइए, इस कमजोरी वाले बाजार में अगर कहीं कोई खरीदारी के मौके ढूंढने तो कौन से सेक्टर्स फिर आपको आकर्षक दिखते हैं जहां पर लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि बुलेट ट्रेन वो शुरू करेंगे, और जिसमें जापान हमें 80,000 करोड़ रुपीस दे रहा है आधे 8.1% इंटरेस्ट पे, और 50 साल बाद हमको रिपे करना है। यानी हम जब रिपे करने जाएंगे 2066 में, उस समय हम रिपे करेंगे सिर्फ 84,000 करोड़, जो कि हम आज 80,000 करोड़ बोरो कर रहे हैं। यदि आप उस 84,000 करोड़ की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें 6% डिस्काउंट रेट पे भी, तो मुश्किल से होता है करीब 10,000 करोड़, उससे भी कम अमाउंट। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज फंडिंग हो रही है वो इतने लो प्राइस पे हो रही है, साथ ही साथ कमोडिटी की प्राइस नीचे है, तो आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। और गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट के पास आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स के पास आ रहे हैं, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है वो इंडिया में बहुत तेजी से होने वाली है। तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव है। हम इन कंपनीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इन्हीं कंपनीज में हमें मल्टीपल रिटर्न की चांसेस ज्यादा है। तो जितने भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो कि कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं या इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही सस्ते अवेलेबल है। दूसरा, GST आगे पीछे इंप्लीमेंट हो जाएगा, कुछ महीनों के डिले के साथ होगा, और जब वो इंप्लीमेंट होगा तो उसका जो फायदा सारे लॉजिस्टिक सेक्टर्स को, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन सेल्स चल रही है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर्स हैं या जो आपकी जो जितने डिजिटाइजेशन वाले सेक्टर्स हैं, इनको भयंकर फायदा होगा। तो हम इन सारे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देकर के इन स्टॉक्स को आज फोकस करना चाहिए हमें खरीदने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। आज लॉजिस्टिक शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। शुक्रिया सिंह साहब आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, कुछ देर पहले 200 अंक ऊपर था सेंसेक्स, अब 130 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं, ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब भी आप देखिए मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है। 7,600 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन इस वक्त के दिन के अब तक के सबसे निचले स्तर पर भी है, ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। और FI दिग्गजों की ब्रोकरेज बाजार के ऊपर इस समय क्या राय है, मैक्वायरी कैपिटल सिक्योरिटीज इंडिया के रिसर्च हेड राकेश अरोड़ा हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इन सब अनिश्चितताओं को।
मॉर्निंग सर। चीन में हम देख रहे हैं लगातार संकट वाला माहौल बना हुआ है। कच्चे तेल में आप देखिए लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लगता है यहाँ से बाजार इतने गिरने के बाद क्या खरीदारी करने के मौके हैं या इस समय दूर रहना चाहिए? तो कल जो चीनी सरकार ने अपने फॉरेन एक्सचेंज की जो लिमिट तय करी थी वो 0.5% से नीचे गिरा के करी थी, जबकि उम्मीद थी कि 0.1 या 0.2% करी जाएगी। तो इसको लेके ये थोड़ी चिंता हो गई है कि क्या चीन अपनी करेंसी को कुछ ज्यादा ही डीवैल्यू कर देगा, तो इसके कारण कहीं देश भर में विदेशों में भी दूसरी करेंसी भी अपने आप को डीवैल्यू करके करेंसी वॉर तो नहीं हो जाएगा। तो इसको लेके एक चिंता है। और लोग ये देख रहे हैं कि चाइना का जो यूएस डॉलर का जो रिजर्व है वो भी काफी कम हो गया है। तो ये सारी चिंताएं हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहा है। और इसी के मद्देनजर सारे मार्केट जो है वर्ल्ड में वो सब नीचे हैं। लेकिन राकेश जी, चीन के बाजार में जो कुछ भी संकट हुआ है उससे जो भारी गिरावट दिखी है, ऐसे में हमारे यहाँ क्या करना चाहिए? हमें क्या बिकवाली करें या फिर खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं? क्या करें? बिल्कुल, मतलब जो अगर हमें पता है कि ये संकट है तो वो संकट नहीं रहता, क्योंकि सरकार उसको दूर कर सकती है। जो संकट बिना बताए आते हैं उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो अभी सबको पता है कि चीन में ये हो रहा है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आई थिंक यही मौका है कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। पिछले 2 साल में भारतीय सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उसका फल अगले 2-3 साल में मिलेगा। तो ये एक राइट टाइम है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, इन्वेस्ट करने का, ताकि अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सके अगले 2-3 साल में। लेकिन सर, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि एफआई की बिकवाली यहाँ से लगातार जारी रहेगी या उनकी बिकवाली रुक जाएगी? आपका क्या व्यू है? वैसे अगर देखेंगे तो जो पिछले साल करीबन $50 बिलियन की बिकवाली हुई है इमर्जिंग मार्केट्स में, और उसके कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में तो $3 बिलियन की खरीदारी हुई है। तो हालांकि पिछले कुछ महीने में बिकवाली देखी गई है, बट अभी भी जिन भी एफआई से हमारी बातचीत हो रही है उनके हिसाब से इंडिया एक सेफ कंट्री है और एक सेफ डेस्टिनेशन है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया में तो एक वो सेफ्टी महसूस कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि जैसे ही ये रिस्क ऑन ट्रेड स्टार्ट होगा, जब थोड़ा लोगों को भरोसा आने लगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता आ रही है, तो आई थिंक इंडिया में काफी ज्यादा एफआई इनफ्लो आने की उम्मीद है। लेकिन ये बताएं राकेश जी, आपने इस साल के लिए निफ्टी के क्या टारगेट रखे हैं और क्या आप उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं चाइना से, तो क्या फिर से नए हाइज बनने की उम्मीद रखनी चाहिए? तो 2016 दिसंबर के लिए हमने निफ्टी का टारगेट 9,200 रखा है, और हमारा मानना यह है कि जैसे ही ये कुछ रिफॉर्म प्रोसेसेस अप्रूव होते हैं, इंडियन मार्केट जो है वो री रेट करेगा। काफी निराशा आ चुकी है पिछले 6 से 8 महीने में, बट रिफॉर्म प्रोसेस अगर हो जाते हैं तो फिर से उम्मीद की किरण जागेगी और लोग 2017 और 18 की ग्रोथ के लिए आश्वस्त हो जाएंगे और मार्केट हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा। राकेश जी, ये बताइए कौन से वो सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं जो आप जिनके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं और जहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? देखिए, 2-3 थीम्स हैं जिसके बारे में हम काफी आश्वस्त हैं। एक तो है अर्बन कंजम्पशन। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट 7th पे कमीशन के ऊपर काम कर रही है और साल के बीच में सैलरी इंक्रीज की घोषणा आने की उम्मीद है। दूसरा, अभी आर्मी की पेंशन स्कीम भी उन्होंने करी है, जिसमें $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है खर्च करने के लिए। 7th पे कमीशन में करीबन $10 से $12 बिलियन पैसा आएगा एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए। तो अर्बन कंजम्पशन थीम काफी अच्छी चलेगी, जिसमें कि आपकी ऑटो कंपनीज है, कार कंपनीज है, वो अच्छा करनी चाहिए। दूसरी थीम है, गवर्नमेंट काफी पैसा खर्च कर रही है रोड, रेलवे, पावर के ऊपर, और इससे जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं उनको काफी फायदा होने की उम्मीद है। तीसरा, अभी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट करना है और काफी पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैश लेके बैठी हैं, तो काफी डिविडेंड देने की उम्मीद है। तो ये 2-3 थीम पे अगर निवेश करेंगे तो आई थिंक ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
एक चीज जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं और वो है रिजल्ट्स, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। आपकी क्या उम्मीद है, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? और हर बार ये होता है, हर क्वार्टर में हम सुनते हैं कि ये क्वार्टर खराब है, एक दो क्वार्टर से अब सब ठीक हो जाएगा। क्या इस बार भी ये सोचना ठीक है कि ये क्वार्टर से रिजल्ट जितने खराब आने आ जाएंगे, उसके बाद उतने खराब नहीं होंगे? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो इस क्वार्टर से ही लो बेस इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में काफी खराब रिजल्ट ही थे और Q4 में तो लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा मंदी देखी गई थी। तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर से लेके अगले क्वार्टर तक जो परसेंटेज ग्रोथ है वो ठीक दिखने लगेगी। हालांकि अभी भी डिमांड वगैरह में इतना कोई सुधार नहीं है कि अर्निंग्स ज्यादा सुधर जाए, बट मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर से वाई ग्रोथ दिखने लगेगी और मेरे हिसाब से अर्निंग्स डाउनग्रेड का जो साइकिल चल रहा है वो भी एक तरह से बॉटम तक पहुंच जाएगा। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन्वेस्टर्स को इस समय बाजार को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, आपकी सलाह क्या है? तो बस यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में इतना कोई ज्यादा डाउनसाइड दिखाई नहीं दे रहा है और जो भी निवेशक हैं उनको इस पैनिक का फायदा उठा के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए अगले 2 साल के लिए। शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर आज ये राय हमें देने के लिए। बाजार पर नजर रखिए। इस समय आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी आप कुछ बढ़त के साथ तो जरूर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी रनअवे रैली नहीं है। खुले जरूर मजबूत थे, 7600 के ऊपर बस टिके हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखिए एक अच्छी तेजी के साथ खुलने के बाद यहां पर इस समय कंसोलिडेट करते हुए 150 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। 25,000 के आसपास टिके रहने की कोशिश हो रही है सेंसेक्स की भी। चलिए, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैमको सिक्योरिटीज के CEO जिमित मोदी, और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट्स को। हाय जिमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, पिछले ये जो नया साल की शुरुआत हुई है, इससे कमजोर शुरुआत मुझे नहीं याद आता पिछले कई सालों में देखने को मिली हो। क्या कह रहे हैं जो ट्रेडर्स हैं जिनसे आपकी हर रोज बात होती है, और आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? सो वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी एंड अनिल जी। हमारा जो व्यू अभी बन रहा है कि ये जो करंटली मार्केट में करेक्शन हुआ है और हम मार्केट्स को 52 वीक लोस पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, ये एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए पिछले 1 साल में मिला ही नहीं। एंड ये जो समय मिला है और अभी जो वैल्यूएशंस मिल रही है जो सारे बिजनेसेस की, वो बहुत ही फैंटास्टिक वैल्यूएशन। तो अभी जो भी निवेश करेगा अगले 18 से 24 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि उसे यहाँ से आराम से 18 से 20% की कंपाउंडिंग मिलेगी। तो आवर व्यू इज, अगर कैश पे बैठा है कोई तो उसे अभी अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, चलिए, ये बड़ी बुलिश और कॉन्फिडेंट वॉइस। खरीदना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन क्या? सो आई थिंक अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड हमारा ये व्यू है कि 2016 एक्चुअली ईयर रहेगा लार्ज कैप आउट परफॉर्मेंस का। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप में डाइवर्जेंस देखें तो लार्ज कैप्स एक्चुअली 18 से 19 टाइम अर्निंग्स पे चल रहे हैं, जबकि मिड कैप्स 25 से 26 टाइम अर्निंग्स पे चल रहे हैं। और ये जो डाइवर्जेंस है हमको लगता है कि ये कन्वर्ज होगा और लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे। आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो द लाइक्स ऑफ एन HDFC बैंक, तो HDFC का अगर आप 5 साल का एवरेज मल्टीपल देखें तो 20 का मल्टीपल है। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 17 टाइम्स FY17। HDFC बैंक देखें जो 23 का जो 5 ईयर एवरेज मल्टीपल है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 19 पे। सो आई थिंक अगर आप टॉप क्वालिटी नेम्स जैसे HDFC बैंक, IT पैक में TCS, विप्रो और फार्मास्यूटिकल्स पैक में जैसे आप सन देखें, लुपिन देखें, अगर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक का एक अच्छा बास्केट बनाते हैं तो मेरे को लगता है यहाँ से इजीली, जैसे मैंने बताया, 18 से 20% कंपाउंडिंग अगले 18 से 24 महीने में दिख सकती है। और मिड कैप्स, इस पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूफोरिया यहीं पर ही हो रहा था और काफी सारे मिड कैप्स हैं जो रनअवे रैली दिखा रहे थे। क्या यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए अभी और लार्ज कैप्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, या मिड कैप्स में भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? सो आई थिंक इन आवर व्यू लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, मिड कैप्स पे कॉशियस रहना चाहिए। द रीजन बीइंग कि पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि पैसा बनाना मिड कैप्स में इतना इजी हो गया था कि हर कोई वेरी क्विकली मल्टीबैगर ढूंढ सकता था। और अगले 1 साल में मेरे को लगता है कि इतनी जल्दी मिड कैप में मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज या मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेंगी और काफी एक्सेसेस हो गए हैं।
तो खास करके ध्यान रखना चाहिए ये सेक्टर में, और स्पेशली इन द मिड कैप्स कॉशियस रहना चाहिए। अगर कोई फैंटास्टिक बिजनेस दिखता है और वैल्यूएशन रीजनेबल मिलते हैं तो प्रॉब्ली आई थिंक इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक लार्ज कैप का आउट परफॉर्मेंस का व्यू बन रहा है तो उसी पे फोकस करना चाहिए। जिमित, कोई स्टॉक्स जो आप सजेस्ट करेंगे इस गिरावट में खरीदारी के लिहाज से? जैसे मैंने बताया, जो पूरा लार्ज कैप पैक था, आईटी में भी बहुत अच्छा व्यू बन रहा है, बिकॉज हमारा व्यू ये भी है कि करेंसी जो फिलहाल 66-70 के आसपास चल रही है, वो आगे जाके अगले दिसंबर 16 तक अपने को 3 से 4% का डेप्रिसिएशन देखने मिलेगा रूपी में, अबाउट 68-69 के लेवल्स देखने मिलेंगे। और इसके सबसे लार्जेस्ट बेनिफिशियरी होंगे जो आईटी पैक है और फार्मास्यूटिकल पैक्स है जो प्रिडोमिनेटली एक्सपोर्ट ड्रिवन है। तो आई थिंक उसमें एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। और आई थिंक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर कोई भी ट्रेडर व्यू लेना चाहता है तो मेटल्स पैक में स्पेशली इन एल्यूमिनियम्स एंड सर्टेन बेस मेटल जहाँ पे एक्सेसिव ओवरसोल्ड पोजीशन हो गया है, जैसे आप टाटा स्टील देखें, हिंडाल्को देखें या वेदांता देखें, ये तीनों बिजनेसेस फेयरली ओवरसोल्ड एंड रीजनेबली प्राइस लग रहे हैं। सो फ्रॉम कोई भी ट्रेडर है तो इन तीनों में एक टाइट स्टॉप रख के ट्रेडिंग बेट ले सकता है। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए, TRAI ने तो साफ कह दिया है कि कॉल ड्रॉप के ऊपर हर्जाना आपको देना होगा, मामला अब हाई कोर्ट में है। इस हफ्ते 2 बार सुनवाई हुई, अब अगले हफ्ते सुनवाई होनी है सोमवार को। टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं कि ये बनता नहीं है, TRAI को हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर आपका क्या व्यू है? ये भी काफी पिटे हुए शेयर हैं, क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इस पूरे साल? मौका है या फिर अवॉइड करना चाहिए? सॉरी, इन आर व्यू टेलीकॉम एक्चुअली एक सेक्टर है जो अगले 1 साल तक भी पैसा बनाएगा ऐसा लगता नहीं है, ना ही ट्रेडर के लिए ना ही इन्वेस्टर के लिए। एंड रीजन बीइंग कि इतना एक्सट्रीमली ओवर रेगुलेटेड है, एंड ऑल्सो हमने देखा अभी रिलायंस जियो इज ऑल्सो, उनका भी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी रोल आउट हो रहा है। और इतने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत ही मुश्किल है कि ये कोई भी टेलीकॉम कंपनी में अपने को अर्निंग्स एक्सेलरेशन देखने मिलेगा, और उसके बाद हमें स्टॉक प्राइस में ग्रोथ राइज देखने मिलेगा। तो आई थिंक टेलीकॉम एज अ सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। बाकी कई सारे सेक्टर है जो रीजनेबली प्राइस्ड है और बढ़िया वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो होप में टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये राय टेलीकॉम स्टॉक्स पर। लेकिन एक स्टॉक और जहां पर अभी थोड़ा वॉल्यूम एक्शन में देख रहा हूं वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक। यहां पर 7 लाख शेयरों का एक कारोबार हुआ है, लगभग 0.15% हिस्सेदारी कंपनी की बदली है और 82 रुपये 40 पैसे पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। तो JNK बैंक में आज एक एक्शन अभी वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दूं, कुछ देर पहले हमने जो एक स्टॉक आपको बताया था एप्टेक, जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा था, आप देखिए स्टॉक अब 12% 13% ऊपर हो चुका है। ये स्टॉक हम पिछली देर से कुछ देर से नजर नहीं डाल पाए थे, तो इस स्टॉक में भी अच्छी एक्शन होती हुई दिखी। और अब जम्मू कश्मीर बैंक में भी आप देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, 5% के आसपास का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो इन दोनों शेयरों पर अपनी नजर जरूर बनाकर रखिए। लेकिन आप देखिए, आज सीमेंट शेयरों में फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है। ACC ने नए 52 वीक्स लो छुए हैं, सबसे ज्यादा कमजोर यही है। अंबुजा इसका साथ दे रहा है, निफ्टी में दूसरा गिरने वाला शेयर 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। भारती, जिसको अभी जिमित भी कह रहे थे, ये सेक्टर से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, पैसा बनाकर नहीं देने वाला। और आप देखिए, आज भी बाजार जहां मजबूत है, या फिर ये कहें थोड़ा ऊपर खुला है, मजबूत तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब बाजार अभी खुले थे तो 5 शेयर थे जो लाल निशान में थे FNO में, और इस समय लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है, 20 से ज्यादा शेयर हो चुके हैं। और आप देखिए 7,600 के नीचे इस समय निफ्टी निकल चुका है, 25,000 के नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ, तो दबाव देखने को मिल रहा है। वक्त है जिमित से विदा लेने का। शुक्रिया जिमित, आकर ये सब एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि उम्मीद थी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहेगा, तो मजबूती के साथ शुरुआत और थोड़ी मुनाफा वसूली देखना है कि 7,550 के आसपास के लेवल को, पुराने लोज को बाजार आगे होल्ड कर पाता है। नहीं, हफ्ते का आखिरी दिन है, बाकी बचा ट्रेडिंग सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। कमोडिटी बाजार आज किस तरह से खुलते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद और लेकर आएंगे ये खास पेशकश।